हम आज के केस में उस सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जिसने 2009 से 2011 के बीच 30 से भी ज़्यादा औरतों के साथ दुष्कर्म करा, 19 से भी ज़्यादा मर्डर करे, जिसके नाम का खौफ नेशनल हाईवे 47 पर आज भी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं साइको शंकर की। 23 अगस्त 2009 कांस्टेबल एम प्रियामणि अपनी ड्यूटी खत्म करके हमेशा की ही तरह घर जा रही थी। अब पिछले कुछ दिन काफी हेक्टिक थे क्योंकि उस वक्त के डेप्यूटी सीएम एम.के. स्टालिन रैली पर आए हुए थे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वालों की काफी लंबी लंबी शिफ्ट लग रही थी। वही अपनी शिफ्ट खत्म करके एम प्रियामणि अपने घर जा रही थी। अब क्योंकि रात हो गई थी तो नेशनल हाईवे 47 पर वो वेट करती है बस का, लेकिन बस का कोई अता पता होता ही नहीं है। शाम से रात हो जाती है लेकिन कोई बस आती ही नहीं है, लेकिन घर तो जाना ही था तो प्रियामणि लिफ्ट लेती है। लेकिन उस टाइम के बाद से प्रियामणि कहीं भी दिखाई दी ही नहीं। जब ज़्यादा लेट हो जाता है, सुबह तक भी प्रियामणि नहीं आती है घर पे, तब उनके पति को चिंता होती है। वो फटाफट जाते हैं उसी थाने में जिसमें प्रियामणि काम करती थी। वो उनके सीनियर्स को बताते हैं कि प्रियामणि कल से नहीं आई है। अब क्योंकि वो पूरी ही पुलिस चौकी सिक्योरिटी के काम में ही लगी थी तो सबको पता था कि शाम में प्रियामणि निकल चुकी थी घर के लिए, लेकिन अब तक वो घर पर नहीं थी। अब क्योंकि एक कांस्टेबल मिसिंग थी तो पुलिस वाले अपना पूरा जोर लगाते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर एस स्वामीनाथन को दी जाती है। अब स्वामीनाथन के पास इस केस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही क्लू था, वो था लास्ट लोकेशन प्रियामणि की, जो कि नेशनल हाईवे 47 थी। अब स्वामीनाथन आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, उस हाईवे के आसपास जो भी जिनकी भी शॉप्स थी उनसे पूछताछ की जाती है तो किसी को भी प्रियामणि के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब जब आसपास के सारे थानों से कोऑर्डिनेट किया जाता है तब स्वामीनाथन को पता चलता है कि सिर्फ प्रियामणि गायब नहीं हुई है, और भी बहुत सी औरतें गायब हुई हैं जिनकी बॉडी मिलती है बाद में। उसे देखकर साफ पता चलता है कि हाँ, दुष्कर्म किया गया और मर्डर किया गया है। लेकिन उनमें से ज्यादातर जितनी भी औरतें गायब हुई थी अब तक, उनमें से ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स ही थी। अब क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट्स थी तो ना पुलिस वाले उन पर ज्यादा ध्यान देते थे, उनको लगता था कि वो कहीं और चली गई होगी, और ना उनकी उतनी पूछ रखी जाती थी। लेकिन इस बार जो औरत गायब हुई थी वो कांस्टेबल थी और पुलिस वाले पूरा जोर लगा रहे थे प्रियामणि को ढूंढने के लिए। अब पुलिस वालों को तो प्रियामणि नहीं मिलती, लेकिन गांव वालों को प्रियामणि की लाश मिलती है, जिसे देखकर साफ पता था कि हाँ, इसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर मर्डर किया गया टॉर्चर करने के बाद। और जब ऑटोप्सी होती है तो ये पता चलता है कि हाँ, दुष्कर्म किया गया, टॉर्चर करके मर्डर किया गया, बहुत सारे चोट के निशान थे। लेकिन क्योंकि डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा हो चुका था तो कोई भी डीएनए मिलता ही नहीं है। अब स्वामीनाथन बाकियों की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखता है, जो औरतों की जिनकी लाशें मिली थी तो उनके भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न की ही चोटें थी और बिल्कुल सेम ही दुष्कर्म हुआ था। तो ये तो क्लियर हो गया था कि कोई एक ही आदमी जो कर रहा है, और वो नेशनल हाईवे पे आता जाता रहता है, नेशनल हाईवे 47 पे आता जाता रहता है। लेकिन इसके अलावा स्वामीनाथन के पास कुछ भी सबूत, कोई एक छोटा सा क्लू तक नहीं था। प्रियामणि की लाश मिलने के बाद स्वामीनाथन अपनी स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं, वो अपने एफर्ट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। वो दूर दूर तक के पुलिस थानों से कोऑर्डिनेट करते हैं कि अगर कोई भी इस हाईवे के अलोंग कोई भी अगर क्राइम हुआ हो औरत के साथ, तो अगर कुछ भी रिपोर्ट है तो वो मुझे बताओ। और स्वामीनाथन के पास कॉल आती है, उन्हें पता चलता है कि एक श्यामला नाम की औरत है जिसके साथ इसी हाईवे के ऊपर किसी ने हमला किया था। अब स्वामीनाथन जल्दी से आते हैं और श्यामला से बातचीत करते हैं। श्यामला बताती है कि मैं रात के वक्त अपनी दुकान से वापस लौट रही थी सामान लेकर, और तभी मेरे पीछे एक ट्रक आकर रुकता है। वो ट्रक आकर रुकता है, उसमें से एक आदमी उतरता है जिसके हाथ में बैग होता है। अब वो आदमी नशे में था, दारू पी रखा था। वो मेरे सामने आकर मुझे परेशान करने लगता है कि चलो मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जब श्यामला विरोध करती है इसको तो वो गुस्से में आ जाता है और उसे मारने पीटने लगता है। जैसे ही श्यामला थोड़ा सा चिल्लाना, इधर उधर भागना शुरू करती है, वो उसको पकड़ के बगल में, रोड के बगल में जो झाड़ियां थी उस तरफ घसीटता हुआ लेके जाता है और फिर श्यामला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच में श्यामला ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, और क्योंकि श्यामला ने चिल्लाया था, कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुन ली थी। लोग भागते हुए आते हैं श्यामला को बचाने के लिए, और इसी बीच वो ड्राइवर वापस भागता है और अपने ट्रक में बैठ के निकल जाता है। और श्यामला ने पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। क्योंकि स्वामीनाथन ऐसे रिलेटेड केसेस देख रहे थे, तभी उनको पता चलता है श्यामला के बारे में, और
तब उनको इतना तो समझ आ गया था कि एक ट्रक ड्राइवर है और एक ही आदमी है जो ये सब कर रहा है और वो नेशनल हाईवे 47 पर मूव करता रहता है। अब श्यामला से उस आदमी का डिस्क्रिप्शन लेकर स्वामीनाथन ने हर थाने में भेजा जहां पर भी वो भेज सकते थे। कोयम्बटूर, बैंगलोर, केरला, तमिलनाडु, हर जगह उन्होंने हर थाने में उसकी डिस्क्रिप्शन भेजा गया और सबको सख्त हिदायत दी गई थी, अगर ऐसा कोई भी आदमी मिलता है ट्रक ड्राइवर, थोड़ा भी आपको संदेह होता है तो आप उसे रोको, उससे पूछताछ करो। स्वामीनाथन इन चीजों पर काम कर ही रहे थे कि उनको खबर मिलती है कि एक गांव वालों ने एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है। उसने 20 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसको रोड के किनारे ही फेंक कर चला गया था। उसको लगा कि उसकी मौत हो गई है लेकिन वो जिंदा थी और गांव वालों ने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया था। अब स्वामीनाथन और वो ट्रक ड्राइवर एम जयाशंकर, जिसको मीडिया ने साइको शंकर का नाम दिया था, वो दोनों आमने सामने थे। अब आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि क्योंकि साइको शंकर पकड़ा गया तो ये कहानी यहीं खत्म हो गई। ना, बिल्कुल भी नहीं। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब शंकर करीब 2 साल जेल के अंदर रहता है। वो अपनी कोर्ट डेट का वेट करता है, अपनी हियरिंग का वेट कर रहा होता है और उसकी हियरिंग की डेट आ जाती है 18 मार्च 2011। शंकर को कोयम्बटूर जेल लेकर जाना था क्योंकि वहीं पर उसके ट्रायल शुरू होने वाले थे। अब शंकर को ले जाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी की, आराम से उसको हम लेके जा सकते हैं। और उसको ले जाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि 2 कांस्टेबल लेके जाएंगे उसको और पब्लिक बस के अंदर लेकर जाएंगे। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए 2 कांस्टेबल की जिम्मेदारी दी जाती है, राजावेलु और चिन्नास्वामी। इन दोनों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप साइको शंकर को 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस आप कवर करो और आप पब्लिक बस में ले जाओ। और पब्लिक बस के रूल के हिसाब से आप कॉन्विक्ट को हथकड़ी पहना के नहीं लेके जा सकते, मॉब लिंचिंग की डर होता है उनमें। अब जब वो लोग सालेम बस स्टैंड पहुंचते हैं तो राजावेलु टिकट लेने चला जाता है बस की, क्योंकि अब बस से इतनी दूर ट्रैवल करना है तो टिकट भी चाहिए। वो टिकट लेने चला जाता है। इतनी ही देर में शंकर चिन्नास्वामी से बोलता है कि सामने चाय भी मिल रही है, चाय का देखे थोड़ा। अब चिन्नास्वामी बोलते हैं कि राजावेलु एक बार आ जाए, उसके बाद चाय पीने का देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। इतनी ही देर में शंकर वहां से कैसे निकलता है कैसे नहीं, वहां से भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। अब राजावेलु और चिन्नास्वामी अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे जो भी हुआ है। वो बोलते हैं कि कोई नहीं, आप कोयम्बटूर जेल जाओ और वहां पे रिपोर्ट करो जो भी चीजें हुई है। लेकिन चिन्नास्वामी को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है कि उसकी पकड़ से इतना बड़ा क्रिमिनल भाग गया जो अब मर्डर करेगा ही करेगा। राजावेलु चिन्नास्वामी को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हम ले लेंगे, हम माफी मांगेंगे हमारी गलती की, जो भी है हम अपना साथ में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिन्नास्वामी इतना ज़्यादा गिल्ट में हो जाता है, उनको ऐसा लगने लगता है कि ये तो नाम पर धब्बा हो गया, इतने साल की सर्विस पर मेरे धब्बा हो गया कि मेरे हाथ से क्रिमिनल भाग गया और वो अब जाकर और मर्डर करेगा ही करेगा। अब चिन्नास्वामी और राजावेलु दोनों कोयम्बटूर जेल पहुंचते हैं, लेकिन जेल के अंदर एंटर करने से पहले ही चिन्नास्वामी खुद को गोली मार लेते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब शंकर 18 मार्च को पुलिस की गिरफ्त से निकल चुका था। वो सीधा कर्नाटका जाता है और वहां पर अपना मर्डर और दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। वो कंटिन्यू करता है। मार्च खत्म होते होते ही 4 और औरतों के साथ दुष्कर्म और उनका मर्डर कर दिया था। अब पुलिस हर जगह तलाश कर रही है शंकर की, लेकिन वो कहीं मिलता ही नहीं है। मई 2011 में शंकर दोबारा पकड़ा जाता है। वो एक अकेली औरत पे हमला करता ही है कि गाँव वाले उसे बचा लेते हैं और गाँव वाले शंकर को पकड़ लेते हैं। इस बार उसको चित्रदुर्ग जेल भेजा जाता है और वहां से दोबारा हाई सिक्योरिटी प्रिजन में भेजा जाता है, बेंगलोर जेल में। अब दोबारा पकड़े जाने के बाद शंकर पे दोबारा से कोर्ट में केस चलना शुरू होते हैं और उसको एक एक करके एक एक केस के ऊपर सजा मिलनी शुरू होती है। लेकिन तब भी शंकर हमेशा फिराक में रहता था कि उसको एक मौका मिले और वो यहाँ से दोबारा निकल जाए। और उसको वो मौका 31 अगस्त 2015 को मिलता है। 31 अगस्त 2015 की रात को शंकर अपने सेल में होता है। उसको सेल की चाबी भी मिल जाती है, प्रिजन गार्ड की यूनिफॉर्म भी मिल जाती है और जो पूरे सेल का जो मेन गेट था वो भी पता नहीं कैसे खुला रहता है। वो आराम से प्रिजन गार्ड की यूनिफॉर्म पहनता है, अपना रूम खोलता है, अपना बाहर जाता है, मेन गेट से बाहर निकलता है। वो एक चादर लेकर जाता है, वो एक 20 फीट की दीवार को क्रॉस करता है और कूद के भाग जाता है दोबारा से। अब शंकर तो फिर से भाग चुका था। अब इंस्पेक्टर स्वामीनाथन को दोबारा से बुलाया जाता है कि आप दोबारा शंकर को पकड़िए। अब स्वामीनाथन देखते हैं कि हाँ उसका, अब क्योंकि वो प्रिजन में था काफी टाइम से, तो उसका कौन दोस्त है यहाँ पर। उनको पता चलता है कि एक पाशा नाम का आदमी है जो अच्छा खासा दोस्त था शंकर का।
और पाशा कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है। अब स्वामीनाथन पाशा को बुलाते हैं, उससे बोलते हैं कि 5 लाख रुपए की बाउंटी उसके ऊपर है, शंकर के ऊपर, वो फोन करेगा तुम्हें, क्योंकि दोस्त के नाम पर एक तुम ही हो उसके, वो इतने साल से जेल में था, तो वो जब भी फोन करे तुम मेरे को आके बताना और ये 5 लाख की जो बाउंटी है ये तुम्हारी हो जाएगी। अब पाशा इसमें राजी हो जाता है और करीब 2 दिन बाद शंकर पाशा को फोन करता है। पाशा सीधा आता है, स्वामीनाथन को बताता है कि हाँ शंकर ने मेरे को फोन किया है और वो वहाँ फिशरमैन की एक झोपड़ी है वहीं पर रह रहा है। अब पुलिस वाले वो सारा एरिया कवर करते हैं कि इस बार दोबारा से वो भाग ही ना सके। वो हर जगह चारों तरफ अपनी जाल बिछाते हैं और दोबारा से शंकर पकड़ा जाता है। शंकर भाग इसलिए भी नहीं पाता क्योंकि वो जब कूदा था जेल की दीवार से, वो काफी हाइट से कूदा था, तो उसके पैर और बैक में काफी चोट लग चुकी थी। और एक बार फिर से स्वामीनाथन शंकर को पकड़ लेते हैं। शंकर को दोबारा से हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ही डाला जाता है। फुल सीसीटीवी मॉनिटरिंग, 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है उसकी, सब कुछ साल शंकर फिर से जेल के अंदर ही रहता है। लेकिन 25 फरवरी 2018 शंकर एक आखिरी अटेम्प्ट करता है भागने का और इस बार वो कामयाब नहीं होता। शंकर पकड़ा जाता है और उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। लेकिन जब शंकर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया था तो वहां अकेला वो नहीं गया, तो उसने कहीं ना कहीं से एक ब्लेड मैनेज कर लिया था और 27 फरवरी 2018 को शंकर अपना गला काट के अपनी जान ले लेता है। और साइको शंकर की कहानी 27 फरवरी 2018 को खत्म हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। स्वामीनाथन ने तो बहुत एक्सेप्शनल काम किया इस केस में, लेकिन बाकी पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या काम किया, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।